So hey guys everyone, this is your Abdul Samad. So we are going to start the new chapter of economy that is called government budget today. Okay, so सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है. इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. ये एक वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर साल बनता है, जो क्या दिखाता है, जो रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाता है एक फिस्कल ईयर के अंदर. फिस्कल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के होता है उसको फिस्कल ईयर बोलते हैं, ठीक है. तो वो एक स्टेटमेंट जो है साल बनाई जाती है जो रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाती है गवर्नमेंट के, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, ठीक है जी. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है. इसको गवर्नमेंट जो बजट है, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इसको बनाया क्यों जाता है. सबसे पहला पॉइंट है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से री एलोकेट करती है ताकि जो पब्लिक है उसका सोशल वेलफेयर भी हो जाए और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए. कैसे होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो पब्लिक से रिसोर्सेज मिले हैं उनसे कुछ टैक्स कंसेशन प्रोवाइड कर देती है. अब फॉर एग्जांपल इसका हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. जो टबैको है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कहीं ना कहीं जो टबैको है वो हार्मफुल है पब्लिक के लिए, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्सेस बढ़ा देगी. अगर टैक्सेस बढ़ा देगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है. डिमांड कम हो गई तो एक तरह से ये सोशल वेलफेयर हो गया, लोगों का सोशल वेलफेयर हो गया, और जो खाने वाले हैं वो तो खा ही रहे हैं ना. अब उससे क्या होगा, एक तरह से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रीएलोकेट करेगी अपने रिसोर्सेज को. किस तरह से, टैक्स कंसेशन से, सब्सिडीज से, और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है जिनमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, जिनमें पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेते, उसमें गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट ले लेती है, उनको अपने आप में अंडरटेक कर लेती है, तो वहाँ पर उनकी वो हेल्प करती है. तो सबसे पहला उद्देश्य रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है. सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस तरीके से पैसों को अरेंज करती है ताकि जो पुअर है उनके पास पैसा चला जाए और जो रिच है उनके पास से पैसा कम हो जाए. अब रिच पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, ठीक है. अब रिच से कहती है आप टैक्सेस ज़्यादा दो, उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेती है, और वही जो पैसा है वही कहाँ सर्कुलेट हो जाता है, पुअर के पास. वही पैसा कहाँ चला जाएगा, पुअर के पास, ठीक है. तो क्या होगा, इससे इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. थर्ड पॉइंट है गाइस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब जब गवर्नमेंट बजट बनता है इससे इकोनॉमिक के अंदर स्टेबिलिटी आती है. अब आपको पता है नहीं तो इन्फ्लेशन सही है और नहीं डिफ्लेशन सही है, किसके लिए, एक कंट्री के लिए. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर डिफ्लेशन ज़्यादा हो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है. ये दोनों वो बिल्कुल ही कम हो, एक बड़ा हो एक कम हो, वो भी चीज़ नहीं है. एक चीज़ इसके अंदर बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, वो मतलब अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है. अब अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रखी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी. अब देखो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन आ रखी है, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है. तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, ऑलरेडी डिमांडेड है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, इंक्रीज कर देगी, रिड्यूस कर देगी. तो गवर्नमेंट अपने खर्चों क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे लोगों के पास जो पैसा है वो जाना बंद हो जाता है, ठीक है. अब जब लोगों के पास पैसा जाना बंद हो जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी. इन्फ्लेशन का मतलब होता है लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो बहुत खर्च कर रहा है, तो उससे इन्फ्लेशन आ जाती है. अब उनके पास से पैसा निकाल दो. पैसा कैसे निकलेगा, पैसा निकलेगा अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा के. जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेस जो है वो हाई रेट पर उन पर चार्ज कर देगी, तो उनके पास से खुद ब खुद पैसा चला जाएगा और इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह से डिफ्लेशन में भी ये डिफ्लेशन मतलब लोगों के पास जो है वो बहुत कम पैसा है, ठीक है, लोगों के पास बहुत कम पैसा है, डिफ्लेशन हो रखी है. तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा चला जाए
और वो उनको अच्छे से खर्च कर पाए। तो ये हो गई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपको उसमें लिख के आना है। फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इनमें ये सारे मैनेज होते हैं सोशल वेलफेयर के थ्रू, मतलब सोशल वेलफेयर इनसे होता है। अगर सोशल वेलफेयर इसमें नहीं हो पा रहा होगा तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए सही नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, वो फाइनेंस की कमी होना या फिर उनको कोई प्रोविज़न नहीं मिल रहा हो। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर कुछ ना कुछ उनके लिए प्रोविज़न रखे जाते हैं, किसके लिए, पब्लिक एंटरप्राइज के लिए, जिससे कि क्या होगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपनी एंटरप्राइज को अच्छे से रन कर पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का। फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। फिफ्थ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है, देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। बजटरी पॉलिसी का क्या एम होता है, बजटरी पॉलिसी का ये एम होता है कि वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस बनेंगे। ठीक है, बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि वो जो रेट है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का वो अच्छे से वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना और फिर उसके बाद सेविंग होगी, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक की ग्रोथ हो जाएगी। 6 पॉइंट आ गया इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब वो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर और जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसको रीजनल डिस्पैरिटी बोलते हैं, मतलब उसको ख़त्म करना इनका जो गवर्नमेंट का बजट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है इस तरीके से बजट ताकि जो मास पॉवर्टी है या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो गए बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके एंड प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट टू द पुअर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल बेनिफिट है पुअर को वो दिया जा सके। कैसे दिया जाएगा, वो एक्सपेंडिचर करेगी, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, स्कॉलरशिप देगी स्टूडेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ये सारी चीज़ें सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम किसको, पुअर को। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है ये सारी चीज़ें, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक गवर्नमेंट बजट बनाने का एक उद्देश्य हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो 6 पॉइंट सारे हमने पढ़ लिए। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज को इस तरह रीएलोकेट करना कि पब्लिक सेक्टर का भी भला हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, के ज़्यादा अमीरों पे तो ज़्यादा टैक्स लगाओ और पुअर को वो टैक्स का जो रेट है, मतलब वो वहाँ से जो पैसा है और वो उनको प्रोवाइड कर दो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अलग अलग उनको मैच करवाओ इस तरीके से ताकि इकोनॉमिक जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में हमने पढ़ लिया कि जितने भी सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ठीक है, रेलवेज फॉर एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर जितने भी सारे हो गए, तो उनको क्या करती है, उनको कुछ ना कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड करती है। कौन, गवर्नमेंट, थ्रू इट्स गवर्नमेंट बजट, थ्रू इट्स बजट पॉलिसी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ ली, सेविंग से इन्वेस्टमेंट से होती है, इन्वेस्टमेंट से सेविंग होती है। और उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और पॉवर्टी देश में ख़त्म करना। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट बजट है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बजट रिसीट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, बजट रिसीट बोलता है जितनी भी सारी टोटल रिसीट है, जितनी भी सारी एस्टिमेटेड रिसीट है जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, उसको बोलते हैं बजट रिसीट। वो सोर्सेज कौन कौन से हो सकती है, वो सोर्सेज इसमें आगे फर्दर क्लासीफाई है। ये 2 तरह से क्लासीफाई होता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। बजट रिसीट भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं उस रिसीट को जिससे ना ही तो मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही और ना मेरे कोई एसेट कम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ना ही तो मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही और ना ही मेरी कोई एसेट कम हो रहा है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट उसको बोलेंगे जिससे या तो मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़े
या मेरे कोई एसेट रिड्यूस हो, या तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ी या मेरा कोई एसेट रिड्यूस हो गया, उसको बोलेगी कैपिटल रिसीट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में भी यही है, बस एक चीज़, एक ट्रिक इसके अंदर याद रखना। ट्रिक क्या, मेन तो कॉन्सेप्ट है। तो एक इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी सारी रिसीट टाइप की नेचर की चीज़ होगी उसमें लायबिलिटी स्टार्टिंग में हमेशा बढ़ेगी, और जितनी भी सारी एक्सपेंडिचर की होगी उसमें लायबिलिटी घटेगी। अगर लायबिलिटी घटेगी तो एसेट बढ़ेंगे, और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेंगी तो एसेट घटेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट कौन सी है, वो रिसीट जिससे नहीं तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही और ना ही मेरे कोई एसेट कम हो रहा है। और ऐसी भी कोई होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। दो तरह की होती है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। इनको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। और इसी तरह से कैपिटल रिसीट, जिससे या तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है या मेरी कोई एसेट कम हो रहा है, वो कौन कौन से है, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एंड थर्ड इज अदर रिसीट। सो देखते हैं इनको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में समझते हैं। एक वीडियो इस पूरे पे आ जाएगी, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को निपटा दूँ, फिर दूसरी वीडियो इस पे लाके, और फिर लास्ट में हमारे पास प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें बचेगी। ओके, सो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो बजट रिसीट होती है वो दो तरह की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। तो हम इस टॉपिक में फ़िलहाल हम रेवेन्यू रिसीट को देखते हैं, उसके बाद कैपिटल रिसीट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। रेवेन्यू रिसीट दो तरह की मैंने बताई थी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू फर्दर क्लासीफाई था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखता है कि टैक्स बोलते कैसे है। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ये थी बुक की डेफिनेशन। अब इसका एक्चुअल मीनिंग देखो क्या है। मीनिंग ये है इसका कि एक वो कंपलसरी पेमेंट टैक्स बोलते हैं उस कंपलसरी पेमेंट को जो या तो पीपल को या फिर कंपनीज को देनी पड़ती है, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं कोई टैक्स दे रहा तो मुझे कोई बाद में बेनिफिट मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टैक्स देना पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट है, दोगे ही दोगे तुम, तो होगा टैक्स की बात। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो तरह की है। अब टैक्स रेवेन्यू किसे बोलते हैं? टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं वो सारी चीज़ें जो टैक्स से हमारे पास रिसीव हुई है, वो सारी चीज़ें जो टैक्स से हमारे पास रिसीव हुई है। अब वो सारी की सारी चीज़ें कौन सी है? तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू मैंने क्या बताया? इट रिफर्स टू अ सम टोटल ऑफ रिसीव फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं? ये दो तरह के होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू, ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जब जो कोई लायबिलिटी होती है, ठीक है, और जो उस लायबिलिटी का जो बर्डन होता है वो दोनों के दोनों सेम पर्सन पे पड़े। मतलब देना भी वही तुम्हें ही है और बर्डन भी उसके ऊपर तुम्हारे ही है, वो एक ही पर्सन पे पड़ रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से होता है जी? सबसे पहला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है, अब आप खुद देखो, जो इनकम टैक्स है वो किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है, पर्सन की इनकम पे लगता है, ठीक है, और पेड भी कौन करता है? वही पर्सन, इंडिविजुअल। तो लगा भी एक ही पर्सन पे, ठीक, और पे भी उसी ने करा, बर्डन भी उसी पे था, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया हमारा इनकम टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली होता है जो कंपनीज पे लगता है और पे भी कौन कर दिया है? कंपनीज, तो ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स जो है वो इम्पोज होता है इंडिविजुअल पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इंडिविजुअल पे इम्पोज हुआ, ठीक है, और पे भी उन्हीं को करना, उनकी प्रॉपर्टी पे इम्पोज हो और पे भी उनको करना है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स वो टैक्स जो रिसिपेंट से इम्पोज होता है, मतलब जिसको गिफ्ट मिला है उस पर रिसिपेंट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, और पे भी उसको करना है, ये हो गया गिफ्ट टैक्स। एस्टेट ड्यूटी, इट इज़ चार्ज फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब जो भी कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ गया तो उसके सक्सेसर से चार्ज होती है, तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बोलते हैं किसको है? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जब जो लायबिलिटी है उस टैक्स को पे करने की, ठीक है, वो एक पर्सन पे हो और उसको जो बर्डन है वो किसी और पर्सन पे हो, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे बर्डन भी और लायबिलिटी भी एक ही जगह पे थी, एक ही पर्सन पे थी। यहाँ पे बर्डन एक पर्सन पे है और पे किसी और को करना है, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला सेल्स टैक्स। देखो सेल्स टैक्स जो है वो कहाँ लगता है? सेल्स टैक्स लगता है किस पे? सेल्स टैक्स जो है उसकी जो लायबिलिटी होती है सेल्स टैक्स की वो शॉपकीपर को देनी होती है, ठीक है, लेकिन उसके रिटर्न में वो जो टैक्स का अमाउंट है वो किसे चार्ज करता है? हमारे से, कस्टमर से चार्ज करता है, ठीक है। लिखा हुआ होगा उसके अंदर कभी इंक्लूसिव ऑल टैक्स, आपने अगर पढ़ा होगा पैकेट के पीछे लिखा होता ज़्यादातर, तो ये हो गया सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लगता तो है सेल्समैन पे, ठीक है, शॉपकीपर पे, लेकिन वो बाद में किससे करता है चार्ज? कस्टमर से। ये हो गया सेल्स टैक्स। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या हुई? एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे तो किसको करनी होती है? प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स बना रहा है, लेकिन बाद में वो उसको किससे रिकवर करता है? होलसेलर से और रिटेलर से। ये हो गई एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टर पे लगती है, जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है फॉरेन से, ठीक है, और वो बाद में किससे रिकवर करता है? वो भी बाद में होलसेलर और रिटेलर से रिकवर करता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स भी बहुत आसान। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो कहाँ लगता है? सिनेमा में लगता है, सिनेमा व्यूवर्स पे लगता है, जो वहाँ पे जाके क्या कर रहा है, वो वॉच कर रहा है, मूवी देख रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट टैक्स उन पे लगता है। और वो बाद में उसको किससे रिकवर करते हैं? वो सिनेमा व्यूवर्स से रिकवर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है सिनेमा ओनर्स पे, जिनका सिनेमा है, बड़े बड़े सिनेमा है, उन पे लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन वो बाद में उसको कैसे रिकवर करता है? सिनेमा व्यूवर से, जो वहाँ पे जाके बाद में मूवी देख रहे हैं, उनसे रिकवर करते हैं। उसके बाद सर्विस टैक्स, ठीक है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर पे इम्पोज होता है और वो बाद में उसको सर्विसर्स से क्या करते हैं? रिकवर करते हैं। तो ये सारे हो गए डायरेक्ट टैक्स, ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू दो तरह के थे, टैक्स रिवेन्यू सॉरी रेवेन्यू शीट दो तरह की थी, तो टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू में दो कंप्लीट और नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब देख लेते हैं हम नॉन टैक्स रिवेन्यू को। नॉन टैक्स रिवेन्यू किसे बोलते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू बोलते हैं जो अदर सोर्सेज से हमारे पास टैक्स आते हैं, ठीक, वो सारी रिसीट गवर्नमेंट की जो अदर सोर्सेज से आता है। अदर सोर्सेज कौन कौन से? सबसे पहला इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, किसी यूनियन टेरिटरी ने दिया, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है? ये इंटरेस्ट कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी लोन से आ सकता है, स्टेट से आ सकता है, तो ये अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है, ये एक नॉन टैक्स रिवेन्यू बन जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड कई पब्लिक सेक्टर की तरह, जो पब्लिक सेक्टर होती है गवर्नमेंट उससे अर्न करती है। गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती है? पब्लिक सेक्टर से। और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया रेलवेज हो गई, ठीक है, LIC हो गई, भेल, गेल, सेल, ये सारी चीज़ें, तो ये पब्लिक सेक्टर जो है इससे भी प्रॉफिट गवर्नमेंट अर्न करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को यहाँ से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रखा होता है, तो उससे उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ से प्रॉफिट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, ये भी एक अदर सोर्सेज में आ गया, ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू बन गया। उसके बाद फीस। अब फीस है, फॉर एग्जांपल कुछ आप बनवा रहे हो, ऑनलाइन आप बनवा रहे हो, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, आधार कार्ड बनवा रहे हैं या फिर पैन कार्ड बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उनकी जो फीस चार्ज होती है वो ऑनलाइन पे होती है वहीं से, ठीक है। साइबर कैफे वाले करते हैं, तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट के पास आती है, तो वो भी अदर रिसोर्सेज में आ गई, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गई। उसके बाद फीस एंड पेनल्टीज़। फीस एंड पेनल्टीज़, जो वो वाली फ़ीस और वो वाली पेनल्टीज़ होती है जो इम्पोज होती है उनके ऊपर जो लोगो ब्रेक करते हैं, लो ब्रेकर्स पे ये इम्पोज होती है। फॉर एग्जांपल चलान कट गया, ठीक है, अब बहुत बाहर घूम रहे हैं लोग लॉकडाउन के अंदर, तो उसमें चलान कट रहा है, ठीक है, फालतू जो घूम रहे हैं, तो जो चलान कट रहा है वो चीज़ें कहाँ गई? जो पेनल्टीज़ लग रही है, हाई पेनल्टीज़ लग रही है, वो चीज़ें कहाँ से? वो भी एक तरह से गवर्नमेंट पे जानी है, तो वो भी कहाँ पे आ गई? एक नॉन टैक्स रेवेन्यू में बन जाती है। उसके बाद एस्टेट्स। एस्टेट्स किसे बोलते हैं? एस्टेट्स बोलती है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो गवर्नमेंट का एक तरह से क्लेम बन जाता है,
वो प्रॉपर्टी को जब कोई पर्सन जो है वो मर जाता है विदाउट लिविंग एनी लीगल हायर और एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जब किसी की कोई प्रॉपर्टी होती है तो अगर वो किसी को बाद में मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी के कागज़ में फिर बाद में किसी को वो नहीं पे कर पाता या फिर नहीं पहले से ही उसने कोई लीगल हायर छोड़ रखा होता तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती है, गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है, उसको बोलते हैं एस्टेट्स, वहाँ से भी पैसा आता है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बिल्कुल गिफ्ट्स, गवर्नमेंट के पास गिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, बाहर से फॉरेन कंट्री से गवर्नमेंट के पास गिफ्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सभी गवर्नमेंट के पास गिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो गिफ्ट्स है वो वैसे तो फिक्स सोर्स नहीं है रिवेन्यू की। ठीक है, लेकिन वो जो जनरली रिसीव होते हैं नेशनल क्राइसिस में, फॉर एग्जांपल वॉर हो गया, ठीक है, फ्लड आ गया या फिर फ़िलहाल कोरोना चल रहा है तो इसके बाद जो मदद आती है इंडिया के पास, ठीक है, वो हो गए सारी गिफ्ट्स एंड ग्रांचेस। उसके बाद फोरफीचर बेसिकली फोरफीचर उसको बोलते हैं जितनी भी सारी पेनल्टीज़ लगती है इम्पोज करता है, वो कौन करता है इम्पोज, कोर्ट इम्पोज करता है। ठीक, अब किसी ने कोई अपना केस चला रखा है लॉ उसमें कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके ऑर्डर को ना मानना, नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर या फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं फिल करना या फिर कोई नॉन कंप्लाइंस करना ऑर्डर को, कोई जो ऑर्डर आया लॉ की तरफ से उसको डिसओबे करना, तो उससे क्या होता है, उससे जो कोर्ट है वो हैवी पेनल्टीज लगाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोरफीचर। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना क्या नाम है, ये बजट रिसीट हमने पढ़ लिया और बजट रिसीट में हमने रेवेन्यू रिसीट भी पूरा कर लिया। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल रिसीट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।